अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी लाश जिंदा हो गई का छठा और आखिरी हिस्सा। लाश पूरी एक रात और एक दिन तहखाने में पड़ी रही। इस दौरान में डॉक्टर फैसल से अरशद की मुलाकात ना हो सकी। वो एक दो बार किले में भी गया, मगर वहां ताला पड़ा हुआ देखकर वापस आ गया। वो समझ गया था कि डॉक्टर अपनी शैतानी कार्रवाई में लगा होगा। दूसरे रोज शाम को वो किले में आया तो उसने दूर से डॉक्टर फैसल के कमरे की बत्ती रोशन देखी। फैसल कुछ कागजात सामने रखे उन पर निशानात लगा रहा था। अरशद के आते उसने कागजात समेटकर दराज में रखे और ताला लगा दिया। क्या कोई खास काम कर रहे थे डॉक्टर? नहीं, कुछ पुराने कागज देख रहा था। तुम कल सारा दिन कहाँ गायब थे? शहर की सैर करता फिर रहा था। शहर की सैर? हाँ, क्यों? मैं शहर की सैर नहीं कर सकता? जरूर जरूर, शहर की सैर हर शहरी का हक है। मुझे ताजुब इसलिए हुआ था कि इससे पहले तुम कभी शहर सैर की गर्ज से नहीं गए। अरशद, अब मैंने अपने तमाम पिछले प्रोग्राम खत्म कर दिए हैं। अब मैं शहर की सैर करने जरूर जाया करूंगा। लाश का क्या हाल है? तहखाने में आराम से लेटी हुई है। तुम सुनाओ, पुलिस किस चक्कर में है? तुमने कुछ मालूम किया? अरशद ने सर खुजाते हुए कहा, सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि शहर की पुलिस को चारों तरफ खबरदार कर दिया गया है। बहराम कल से गायब है। गजाला घर में अकेली है। मेरा आदमी उनसे मिलने गया था, मगर उसने बहराम के बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि वो कराची किसी काम से गया है। डॉक्टर फैसल इस ख्याल से गहरी सोच में पड़ गया कि गजाला घर ही में अकेली है। उसने सोचा कि क्यों ना वो गजाला को लाश के जरिए अगवा करके किले में बंद कर दे। इस ख्याल का इजहार उसने डॉक्टर अरशद से किया तो वो बोला, मगर इससे हमें क्या फायदा होगा डॉक्टर? ख्वाह में एक ऐनी शायद को अपने किले में लाकर बिठा देना मुनासिब नहीं। ये तो अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। हाँ, जब इसकी जरूरत पेश आएगी तो देखा जाएगा। जाहिर है अगर हमने गजाला को अगवा किया तो बहराम उसकी तलाश में किले में जरूर आएगा। गजाला को हम कत्ल करना नहीं चाहते। वो अगर किसी न किसी तरह किले से फरार हो गई तो हम परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। डॉक्टर फैसल की समझ में ये बात आ गई। उसने मुस्कुराकर अरशद की तरफ देखा और कहा, अरशद, तुम खासे समझदार हो गए हो। बाखुदा, अब तुम इस लायक हो कि मेरे साथ कदम मिलाकर मंजिल की तरफ बढ़ सको। डॉक्टर अरशद ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारी जरा नवाजी है, वगरना मैं जो कुछ भी हूं अच्छी तरह जानता हूं। रात का खाना दोनों डॉक्टरों ने मिलकर खाया। अरशद किसी न किसी तरह यह मालूम करना चाहता था कि फैसल का अगला प्रोग्राम क्या है, मगर फैसल उसे बताने से गुरेज कर रहा था। आखिर उसने झिंझिलाकर कहा, डॉक्टर, तुम मुझे बताते हुए घबरा क्यों रहे हो? हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा। जो कुछ भी होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें 2-1 रोज में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त क्यों नहीं जाहिर करते? कम अज कम मुझ पर तो तुम्हें एतबार होना चाहिए। असल में अभी तक मुझे खुद मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर अरशद खामोश हो गया। खाने से फारिग होकर अरशद ने इजाजत ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब इतने बड़े किले में डॉक्टर फैसल अकेला रह गया था। उसने कमरे की बत्ती गुल करके मोमबत्ती जलाई और मेज की दराज में से नक्शा निकालकर देखने लगा। यह शहर का नक्शा था और उसमें डॉक्टर ने हर बड़े बैंक और हीरे जवाहरात की दुकानों पर निशान लगा दिए थे। उसने पैमाइश शुरू कर दी और हिसाब लगाकर हर दुकान, हर बैंक, थाना, जेल, बहराम का बंगला और पुलिस इंस्पेक्टर के बंगले की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसी अंदाज में उसने तमाम फासलों को डिग्रियों और जावियों में तकसीम कर दिया। ये सब कुछ उसने अपनी छोटी सी नोटबुक में दर्ज करके शहर के नक्शे को आतिशदान में फेंक कर आग लगा दी। इस काम से फारिग होकर उसने नोटबुक खोलकर सामने रखी, जेब से ट्रांसमीटर निकालकर होंठों के साथ लगाया और आवाज दी, हेलो नंबर 707, हेलो नंबर 707, अपनी जगह से उठो और मेरे पास आओ। किले के तहखाने की कोठली में फर्श पर अंधेरे में लेटी हुई लाश उठकर खड़ी हो गई और ट्रांसमीटर के जरिए मिलने वाले सिग्नल के मुताबिक अमल करती हुई कोठली से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और खौफनाक लाश डॉक्टर फैसल के सामने दरवाजे में खड़ी थी। डॉक्टर ने उसे वहीं ठहरे रहने का हुक्म दिया और फिर नोटबुक की तरफ देखकर कहा, 107 दर्जे शुमाल मगरिब 2 किलोमीटर, 60 दर्जे जुनूब 3 डिग्री बाएं को जाओ और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। डॉक्टर फैसल ने एक सुर्ख बटन दबाया और लाश दरवाजे में खड़ी खड़ी गायब हो गई। 1 सेकंड के वक्फे के अंदर अंदर वही लाश
शहर की एक फैशनेबल सड़क की एक बहुत बड़ी दुकान के दरवाजे के अंदर जाहिर हो चुकी थी। दुकान के बाहर सारे ताले उसी तरह लगे हुए थे, मगर लाश दुकान के अंदर पहुंच चुकी थी। लाश अगले हुक्म के इंतजार में वहीं साकित और जामिद खड़ी थी। डॉक्टर फैसल ने किले में बैठे बैठे अपने रडार के जरिए ये सब कुछ देख लिया था। उसने लाश को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर मशरकी कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाए। हुक्म मिलते ही लाश आगे चलने लगी। वो मशरकी कमरे के बाहर जाकर रुक गई। उस कमरे के दरवाजे पर लोहे का एक काफी मजबूत ताला पड़ा हुआ था, मगर लाश के सामने वो ताला कोई हैसियत नहीं रखता था। उसने एक ही हाथ मारकर ताला तोड़ मरोड़ कर परे फेंक दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। डॉक्टर फैसल दिन के वक्त दुकान के अंदर जाकर मालूम कर चुका था कि जवाहरात और हीरे वगैरह कौन सी अलमारी में रखे हुए हैं। उसने किले में बैठे बैठे उसी हिसाब से लाश को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लाश कमरे में चलती हुई लोहे की एक अलमारी के पास आ गई। यही वो अलमारी थी जिसके अंदर हीरे जवाहरात थे। लाश ने अलमारी को देखते ही देखते तोड़ दिया। उसके एक दराज में हीरों का ढेर जगमगा रहा था। हुक्म के मुताबिक लाश ने सारे हीरे जवाहरात एक बक्स में डाले और उसे लेकर वापस मुड़ी। दरवाजे में से निकलकर वो उस कमरे में आ गई जहां वो नमोदार हुई थी। ठीक उसी जगह पर लाश को खड़ी करने के बाद फैसल ने किले में बैठे बैठे एक खास बटन दबाया और लाश दुकान में से गायब हो गई। दूसरा बटन दबाने पर लाश उसके सामने किले में खड़ी थी। डॉक्टर फैसल ने उसे हुक्म दिया कि जवाहरात के बक्स को मेज पर रखकर वापस तहखाने की कोठरी में जाकर सो जाए। लाश ने उसी तरह किया। उसने जवाहरात का कीमती बक्स मेज पर रखा और वापस मुड़कर कदम कदम चलती कमरे से बाहर निकली। राहदारी से गुजरकर सीढ़ियां उतरने के बाद तहखाने की अंधेरी कोठरी में दाखिल हुई और नम आलूद अंधेरे फर्श पर लेट गई। कोठरी का आहनी दरवाजा बंद हो गया। सारे किले में एक पुरस्रार भयानक खामोशी छा गई। शहर में किसी को कानो कान खबर न हुई कि सूबे की सबसे बड़ी जवाहरी की दुकान में डाका डाला जा चुका है। डॉक्टर ने जवाहरात का बक्स मेज पर उलट दिया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने इससे पहले इतनी दौलत कभी कब्जे में नहीं देखी थी। वो खुशी से नाचने लगा। वो एक एक करके कीमती हीरे को हाथ में लेकर देखता और फिर खुशी से उछलने लगता। फिर उसने जवाहरात को वापस बक्स में डालकर उसे बंद किया और दोनों हाथों में थामकर किले की सबसे निचली तहखाने वाली मंजिल में आ गया। यहाँ एक अंधेरे कोने में उसने फर्श उखाड़कर पत्थर की एक सिल ऊपर उठाई, बक्स को सिल के नीचे रखा और ऊपर सिल डालकर फर्श बराबर कर दिया। वापसी पर उसने तहखाने को जाने वाला दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसने किले में बैठे बैठे शहर की सबसे बड़ी दुकान से लाखों रुपए की मालियत के हीरे जवाहरात लूट लिए थे। खुशी से उसे नींद नहीं आ रही थी। इन हीरे जवाहरात को फरोख्त करने की स्कीम भी उसने पहले ही से तैयार कर रखी थी। इस मकसद के लिए डॉक्टर ने एक ऐसे खुफिया स्मगलर से राब्ता कायम कर लिया था जो हीरो को औने पौने खरीदने पर राजी था। डॉक्टर अगले रोज के प्रोग्राम बनाता सो गया। दूसरे दिन दुकान के मुलाजिम ने आकर दुकान खोली और अंदर आ गया तो उसने शोर मचा दिया। दुकान का पिछला कमरा और अलमारी टूटे पड़े थे और लाखों रुपए के हीरे गायब थे। फौरन दुकान का मालिक सेठ हरमज वहां पहुंच गया। उसने फोन करके पुलिस को बुला लिया। इंस्पेक्टर विलियम और बैराम भी मौके वारदात पर पहुंच गए। उन्हें हैरत इस बात की थी कि दुकान का बड़ा दरवाजा उसी तरह बंद था। ताला वैसे ही लगा हुआ था और अंदर के तमाम ताले टूटे पड़े थे। क्या चोर रोशनदान में से अंदर आया था? रोशनदान उसी तरह बंद था। पुलिस ने पाँव के निशान लिए तो इंस्पेक्टर और बहराम के लिए सारा मामला खुल गया। पाँव के निशानात उसी कातिल लाश के थे। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई तो रस्मी तौर पर होने लगी, मगर बहराम और पुलिस इंस्पेक्टर इससे बहुत आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि ये काम उसी कातिल लाश का है जो जेल की कोठरी से अपने आप गायब हो गई थी। इंस्पेक्टर उसे कोई भूत समझ रहा था, इसलिए कि जासूस बहराम ने उसे डॉक्टर फैसल की तख्लीक के बारे में कुछ नहीं बताया था। मिस्टर बहराम, मामला बड़ा उलझता जा रहा है। अगर ये कोई भूत प्रेत है तो पुलिस इस सिलसिले में क्या कर सकती है? जाहिर है हम भूत प्रेत का तो कोई इलाज नहीं कर सकते। हम कातिल को पकड़कर फांसी पर चढ़ा सकते हैं, चोर को गिरफ्तार करके हथकड़ी डाल सकते हैं, उसे कानून के हवाले कर सकते हैं, मगर जो शायद देखते देखते गायब हो जाए उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? बहराम ने टूटी हुई अलमारी के ताले को जो उसके सामने मेज पर रखा था गौर से देखते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, पुलिस भूत प्रेत के आगे बेबस है। ये काम तो किसी ऐसे जादूगर या ऐसे आमिल का है जो भूत प्रेत के खिलाफ दम कर सकता हो। तो क्या हमें हेडक्वार्टर को लिख देना चाहिए कि मुकाबला एक भूत से है?
हेड क्वार्टर को जेल वाले हादसे से ही मालूम हो चुका है कि कातिल कोई जिन है जो अचानक गायब हो सकता है। इस केस के बारे में भी उन्हें लिख देना चाहिए कि वही गैबी कातिल फिर नमूदार हो गया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी ऐसे मौलवी साहब की खिदमत हासिल की जाए जो दम करके जिन काबू कर लेते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर को बहराम का ये ख्याल अच्छा लगा। उसने थाने में आकर पिछली रिपोर्टों की रोशनी में एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी और हेड क्वार्टर को भिजवा दी। शहर में जवाहरात की दुकानों पर डाके ने सनसनी सी दौड़ा दी। हर कोई यही बात कर रहा था। अखबार में भी लिखा जा रहा था कि डाकुओं को गिरफ्तार करके वाकई सजा दी जाए। असल बात क्या थी ये सिवाय बहराम के और किसी को मालूम न थी। इस वक्त बहराम अपनी बीवी गजाला के साथ बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। गजाला ने अखबार में डाके की सारी कहानी पढ़ ली थी, जो यही थी कि कल रात सेठ हुरमस जी की दुकान पर डाका डाला गया था। डाकू लाखों रुपए के जवाहरात लेकर फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश कर रही है। गजाला ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है बहराम? बहराम हंस पड़ा। पुलिस किसी ऐसे मौलवी साहब की तलाश में है जो वजीफा पढ़कर उस भूत को हाजिर कर सके जिसने डाका डाला है। गजाला कहका लगाकर हंस दी। चलो मौलवी साहब को ही अपनी मेहनत के 4 पैसे मिल जाएंगे। बहराम ने कहा, मगर इससे असल बात नहीं बनती ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये काम उसी कातिल लाश ही का है? और कौन हो सकता है उसके अलावा? लेकिन लाश गायब कैसे हो गई? ये एक राज है। इस राज पर से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। तुम्हारे लिए और चाय बनाऊं? हाँ, एक प्याली और बना दो। गजाला चाय बनाने लगी और बहराम गहरी सोच में डूब गया। कुछ बातें ऐसी थी जिनका जिक्र उसने गजाला से भी नहीं किया था। वो उस वक्त तक जिक्र करना भी नहीं चाहता था जब तक कि खुद उसे यकीन न हो जाए कि उसका ख्याल दुरुस्त है। उसका ख्याल था कि डॉक्टरों ने कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जिसकी मदद से वो जब और जहां चाहें लाश को पहुंचा सकते हैं और फिर गायब भी कर सकते हैं। मगर इसका सबूत कहां से मिले? क्या बहराम को किले में छुप कर जाना चाहिए? इससे क्या होगा? अगर वो किले में चला भी जाए तो क्या लाश वहां मौजूद होगी? अचानक बहराम ने सोचा, अगर किले में कातिल लाश मौजूद होगी तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि डाका लाश ही के जरिए डलवाया जा रहा है। वो उठकर बालकनी में खड़ा हो गया और नीचे झांकने लगा। क्या जा रहे हो? नहीं, हाँ, मैं ज़रा दफ्तर तक जा रहा हूँ। रात का खाना तो घर पर ही खाओगे ना? मेरा इंतज़ार ना करना। इतना कहकर बहराम तेजी से बाहर निकल गया। वो कार में बैठा और कार उस सड़क पर डाल दी जो शहर से बाहर और किले के पिछवाड़े और कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। आसमान पर शफक की सुर्ख रोशनी फैली हुई थी जिसने दरख्तों के पत्तों को सुर्ख बना रखा था। कब्रिस्तान को जाती हुई सड़क सरे शाम ही सुनसान हो गई थी। जंगल में परिंदे शोर मचा रहे थे। दूर किले की ऊंची इमारत के काले मीनार फजा में दहशत फैला रहे थे। कब्रिस्तान की दीवार के बिल्कुल सामने जाकर बहराम ने कार एक तरफ मोड़ ली। अब उसके सामने एक कच्ची सड़क थी जो शीशम के घने दरख्तों में से होती हुई किले की अकबी दीवार के खंडरात की तरफ चली गई थी। उन खंडरात के पास पहुंचकर बहराम ने गाड़ी की रफ्तार और आहिस्ता कर दी। वो कार को एक जगह ले आया जहां ऊंची ऊंची कदे आदम झाड़ियां उगी हुई थी। उन घनी झाड़ियों के अंदर पहुंचकर उसने गाड़ी खड़ी कर दी। वो अंदर ही बैठा घने जंगल और दरख्तों में से नजर आने वाली किले की शिकस्ता दीवार को देखता रहा। सूरज मगरबी उफक में गरूब होने लगा था और उसकी रोशनी सिमट रही थी। फजा में अंधेरे का हल्का हल्का गुबार सा उड़ना शुरू हो गया। उसने टोकरी में से थर्मस निकालकर कप में चाय डाली और उसकी चुस्कियां लेते हुए अपने मिशन पर गौर करने लगा। शाम के साए रात के अंधेरे में गुम हो गए। बहराम उसी मौका का इंतजार कर रहा था। जब हर तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा छा गया तो वो कार में से बाहर निकल आया। जंगल सुनसान हो रहा था। उसने डिग्गी खोलकर नायलॉन की मजबूत रस्सी निकालकर कंधे पर डाली और चुपके से दरख्तों के नीचे से होता हुआ किले की जानिब रवाना हो गया। पुराने किले की अकबी दीवार के पास पहुंचकर बहराम ठहर गया। उसने अंधेरे में इर्द गिर्द घूर कर देखा। सारा इलाका सुनसान पड़ा था, वहां कोई नहीं था। बहराम ने एक जगह खड़े होकर कमंद दीवार पर फेंकी। लोहे का हुक ऊपर किले की दूसरी मंजिल वाली गैलरी की मुंडेर में फंस गया। बहराम ने उसे खूब झटके दिए। जब उसे यकीन हो गया कि रस्सी उसका बोझ संभाल लेगी तो वो दीवार के साथ पांव लगाता ऊपर चढ़ने लगा। गैलरी में पहुंचने के बाद उसने रस्सी ऊपर लपेटकर मुंडेर के पास ही रख दी और बंद दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। फिर उसने नीचे झांका। किसी ने उसे रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ते ना देखा था। उसने गैलरी के बंद दरवाजों से कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि कहीं दूसरे कमरे में कोई मौजूद तो नहीं। उधर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो इससे पहले भी वहां आ चुका था। उसे मालूम था कि कमरे में सिवाय
पुराने काठ कबाड़ के और कुछ नहीं धरा हुआ। उसने ताले में सुलाख डालकर घुमाई, ताला खुल गया। वो अंदर दाखिल हो गया। कमरे में अंधेरा था। अंदाजे के मुताबिक चलता हुआ बहराम कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर राहदारी में आ गया। राहदारी के कोने में दूर एक नन्हा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी उस जगह पर पड़ रही थी। बहराम सांस रोके फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता आगे बढ़ने लगा। आखिर वो जीना आ गया जो ऊपर लेबॉर्ट्री में जाता था। जीने के जरिए बहराम लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर आ गया। यहाँ उसने एक बार फिर कान लगाकर सुना कि कहीं अंदर डॉक्टर तो मौजूद नहीं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बहराम ने सुलाख से यहाँ भी ताला खोला और लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गया। उसने लेबॉर्ट्री की एक एक शय को गौर से देखा। वहाँ सिवाय दवाइयों की बोतलों, रद्दी की खाली टोकरी और एक खाली स्ट्रेचर के और कुछ नहीं था। वो बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ से स्पिरिट के भरे हुए मर्तबान और लोहे की जंजीरें भी गायब कर दी गई थी। उस वक्त जबकि बहराम किले की लेबॉर्ट्री में चीज़ों को उलट पलट रहा था, उधर डॉक्टर फैसल अपने कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने अपनी डायरी तो लेबॉर्ट्री की अलमारी के निचले खाने में ही रखी है। अगर कहीं बहराम ने रात की तारीकी में आकर तलाशी ले ली तो वो उसके हाथ लग जाएगी, जिसका मतलब ये था कि डॉक्टर फैसल को फिर दुनिया की कोई ताकत फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती। उसने सोचा कि अभी जाकर डायरी निकाल लाए। फिर उसे ख्याल आया कि कहाँ वो इतनी सर्दी में किले के अकबी हिस्से में जाएगा, क्यों ना लाश से ये काम लिया जाए। इस ख्याल के साथ ही उसने ट्रांसमीटर मेज़ की दराज में से निकाला। उसकी फ्रीक्वेंसी लेबॉर्ट्री की अलमारी के निचले खाने से मिलाई और बटन दबाकर कहा, अलमारी के निचले खाने से डायरी निकाल लाओ। उसका इतना कहना था कि तहखाने की अंधेरी कोठली में लेटी हुई बेजान लाश में हरकत पैदा हुई। वो उठी और बाहर राहदारी में से होकर ऊपर लेबॉर्ट्री की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बहराम शीशे की नलकी में पड़ी हुई एक दवाई को सूंघ रहा था कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई लेबॉर्ट्री की तरफ आ रहा था। उसने जल्दी से शीशे की नलकी वहीं रखी और खुद एक सतून की ओट में हो गया और पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ ली। उसका दिल धड़क रहा था। कदमों की आहट अब लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और फिर खिड़की में से आती हुई सितारों की हल्की रोशनी में बहराम ने कातिल लाश को देखा तो उसके बदन में ठंडी लहर दौड़ गई। लाश कदम कदम चलती दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गई। ऐसा लगता था जैसे वो कोई मशीन का देव हैकल इंसान है और उसे कंट्रोल किया जा रहा है। उसमें गजब और तैश नहीं था जिसे बहराम ने कब्रिस्तान में देखा था, जबकि लाश ने 4 सिपाहियों के जिस्मों के टुकड़े उड़ा दिए थे। बहराम दम बखुद सतून के पीछे छुपा रहा। लाश चलती हुई बड़ी अलमारी के पास आकर नीचे झुकी। उसने निचले खाने को खोला और उसमें से लोहे का एक छोटा सा संदूकशा निकालकर वापस चल पड़ी। वो कदम कदम उठाती एक मशीन की तरह लेबॉर्ट्री से बाहर निकल गई। बाहर लपक कर उसके पीछे बहराम आया। लाश नीम तारीख राहदारी में से गुजर रही थी। वो उसे देखता रहा यहाँ तक कि लाश अंधेरे में गायब हो गई। गोया लाश किले में थी और डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद के कब्जे में थी। जौहरी की टूटी हुई अलमारी और फर्श पर उसी लाश के पैरों और हाथों के निशान थे। इसका मतलब साफ यही था कि ये डाका डॉक्टर फैसल ने लाश की मदद से डाला था और लाखों रुपए के जवाहरात उड़ा लिए थे। बहराम के लिए इतना ही सबूत काफ़ी था। वो जो देखना चाहता था उसने देख लिया था। अब वहाँ ठहरना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। वो जीने की तरफ पलटा और सीढ़ियाँ उतरता पुराने कमरे में आ गया। यहाँ से वो गैलरी में पहुंचा, रस्सी नीचे फेंकी और ज़मीन पर उतर गया। उसने रस्सी को उछालकर मुंडेर से अलग किया, उसे लपेटकर कंधे पर डाला और तेज तेज कदम उठाता उन झाड़ियों की तरफ चल दिया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर वो वापस बंगले की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता वो लाश और डॉक्टर फैसल के बारे में गौर करता रहा। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर लाश की मदद से जो चाहे कर सकता था। डाका भी उसी ने डाला था और हीरे और जवाहरात उसके पास मौजूद थे। ज़रूरत इस बात की थी कि जितनी जल्दी हो सके छापा मारकर लाश को डॉक्टर समेत गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो लाश की मदद से इससे भी ज़्यादा भयानक जराइम कर सकता था। उसने फैसला किया कि मुंह अंधेरे ही किले में छापा मारा जाए। बहराम वहाँ से सीधा थाने आया। उसने फ़ोन करके इंस्पेक्टर को बुला लिया और तमाम सूरत हाल से बाखबर कर दिया। इंस्पेक्टर हैरान रह गया। क्या तुमने अपनी आंखों से कातिल लाश देखी थी? हाँ इंस्पेक्टर, अभी 1 घंटा पहले देखी है। हमें बहुत जल्द छापा मारना होगा। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त पुलिस की एक पूरी मुसल्लह गार्ड मुरतब की और बहराम के साथ गाड़ियों में बैठकर पिछली रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी से किले के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दस्तक देने के बजाय खिड़की का शीशा तोड़ा और अंदर घुस गए। वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ते डॉक्टर फैसल के कमरे की तरफ बढ़े।
उस वक्त लाश अभी डॉक्टर फैसल के कमरे में ही थी। डॉक्टर ने सीढ़ियों पर बहुत से कदमों की आवाज़ सुनी तो उसका माथा ठनका। उसने डायरी का बक्स लाश के हाथों पर रखा और सुर्ख बटन दबा दिया। लाश फजा में गायब हो गई। इसके साथ ही डॉक्टर फैसल ने ट्रांसमीटर खिड़की में से बाहर वीरान बाग की झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। फिर वो बिस्तर पर लिहाफ ओढ़कर लेट गया। इतने में इंस्पेक्टर बहराम पुलिस के साथ उसके कमरे में आ चुके थे। हम आपकी तलाशी का वारंट लेकर आए हैं डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल ने लिहाफ में से सर बाहर निकालकर आंखें मलते हुए कहा। तशरीफ़ लाइए इंस्पेक्टर साहब। बैठिए मिस्टर बहराम, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। माफ़ कीजिए, आप रात के उस लम्हे तशरीफ़ लाए हैं कि मैं आपकी खिदमत में चाय भी पेश नहीं कर सकता। बहराम ने आगे बढ़कर चीज़ें उलट पलट करते हुए कहा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान से लेटे रहिए, हम अपना काम करना जानते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने बहराम के कहने पर सबसे पहले डॉक्टर की जामा तलाशी ली, फिर सारे बिस्तर को झाड़ फटक कर देखा, फिर सारे कमरे की एक एक शय को उलट पलट कर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने लेबॉर्ट्री की तलाशी ली। तहखाने में जाकर तमाम कोठलियों को बारी बारी खुलवा कर देखा कि शायद कहीं से कोई सबूत मिल जाए, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। न लाश का कहीं नामो निशान था और ना ही हीरे जवाहरात का बक्स मिल रहा था। बहराम उस मशीन की तलाश में था जिसके ज़रिए डॉक्टर लाश को कंट्रोल करता था, मगर सारे कमरे और तहखाने की कोठलियाँ छान मारने के बावजूद उसे कोई एक चीज़ न मिल सकी। इंस्पेक्टर, क्या मैं अब आराम कर सकता हूँ? डॉक्टर ने खंदा पेशानी से पूछा। इंस्पेक्टर ने होंठ सुकेड़ कर कहा और सारे अमले के साथ किले से बाहर निकल गया। बाग में आकर बहराम कुछ देर इधर उधर कुछ तलाश करता रहा, मगर आखिर नाउमीद होकर सब लोग गाड़ियों में सवार हुए और वापस थाने की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर फैसल किले की एक खिड़की में खड़ा उन्हें फातिहाना अंदाज में देख रहा था। वो पुलिस इंस्पेक्टर और बहराम की जहानत की दाद दिए बगैर न रह सका। उन्होंने बड़े ठीक वक्त पर छापा मारा था। अगर इत्तेफाक से उसे लेबॉर्ट्री में से डायरी निकलवाने का ख्याल ना आ जाता तो वो यकीनन रंगे हाथों पकड़ लिया जाता और फांसी का फंदा उसके गले में होता। डॉक्टर फैसल को जब यकीन हो गया कि पुलिस उसके घर से काफ़ी दूर निकल चुकी होगी तो उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटकर दूसरी वारदात के बारे में सोचने लगा। ट्रांसमीटर के बारे में उसे यकीन था कि सुबह उठकर दिन की रोशनी में बड़ी आसानी से तलाश कर लेगा। अपनी दूसरी वारदात के बारे में भी वो डॉक्टर अरशद को कुछ नहीं बताना चाहता था। अचानक उसे हीरे जवाहरात के बक्स का ख्याल आ गया। उसके दिल में अपनी दौलत को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो बिस्तर से उठा, टॉर्च हाथ में ली और किले के तहखाने में आ गया, जहां वो उस कोठली में पहुंचा जिसके फर्श की सिल उखाड़कर उसने जवाहरात का बक्स दफन किया था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि पुलिस इस बक्स को बरामद करने में कामयाब ना हो सकी थी। वो उस कोठली में पहुंची ज़रूर थी, मगर उन्हें इल्म ना हो सका कि ज़ेरे ज़मीन ख़जाना दफन है। डॉक्टर फैसल ने पत्थर की सिल पर हटाकर बक्स बाहर निकालकर खोला। हीरे जवाहरात की चकाचौंध से उसका दिल खुशी से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जवाहरात को हथेली पर लेकर देखा और मुसरत से भरा हुआ एक भरपूर कहका लगाया। उसके कहके की आवाज़ वीरान किले के तहखानों में दूर तक गूंज गई। उस कहके में भी शैतान की आवाज़ थी। जब दौलत का नज़ारा करते उसका जी भर गया तो वो बक्स को वैसे ही एहतियात से रखकर कोठली से बाहर निकला और ऊपर अपने कमरे में वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। 2 दिन बाद उसने हीरे जवाहरात के उस मशहूर स्मगलर को बुला रखा था जिसने डॉक्टर से हीरे जवाहरात का सौदा करना था। लेकिन इससे पहले पहले वो लाश की मदद से शहर के एक बहुत बड़े बैंक पर डाका डलवाना चाहता था, क्योंकि उसके पास हीरे जवाहरात तो मौजूद थे मगर नकद रकम खत्म हो रही थी। वो अपने पास करेंसी नोटों की दौलत भी चाहता था। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि किसी बैंक को लूटा जाए। इस काम के लिए सिटी नेशनल बैंक से बढ़कर और कोई अच्छा शिकार नहीं हो सकता था। उसने सुबह उठकर बैंक जाकर उसका पूरा जायजा लेने का फैसला किया और सो गया। वो सुबह जल्दी उठ बैठा। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। आमतौर पर वो 11 बजे से पहले नहीं उठा करता था। बिस्तर पर से उठते ही वो बाग में आया और झाड़ियों में अपने रात के फेंके हुए ट्रांसमीटर को तलाश करने लगा। बहुत जल्द उसे ट्रांसमीटर एक झाड़ी में पड़ा हुआ मिल गया। ट्रांसमीटर हाथ में लेकर उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि इसके बगैर वो 2 पैसे का आदमी नहीं था। वो अपने कमरे में आ गया। उसने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और गाड़ी में बैठकर शहर आ गया। यहाँ उसने सिटी बैंक के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया। साथ ही साथ बैंक की इमारत को गौर से देखता भी रहा। उसने किले से बैंक के रास्ते तक और रास्ते के तमाम मोड़ अपनी नोटबुक में लिख लिए। फिर वो होटल से निकलकर बैंक में आ गया और एक बेंच पर बैठकर बड़े गौर से तमाम मामलात का जायजा लेने लगा।
बहुत जल्द उसे पता चल गया कि बैंक का वो कमरा जहां करेंसी नोटों से भरे हुए संदूक पड़े रहते हैं बैंक के तहखाने में है। उसने बैंक के सारे नक्शे को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया और वापस किले की तरफ रवाना हो गया। जिस वक्त वो अपने कमरे में पहुंचा तो वहां डॉक्टर अरशद उसका इंतजार कर रहा था। हेलो अरशद, कहाँ रहे इतने दिन तुम? डॉक्टर अरशद के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। यूं लगता था जैसे वो किसी हादसे की वजह से परेशान है। उसने जवाब देने के बजाय उठकर कमरे में टहलना शुरू कर दिया। फिर खिड़की के पास रुककर बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया डॉक्टर। डॉक्टर फैसल समझ गया कि अरशद का इशारा किस तरफ है। उसने बड़े सुकून से सोफे पर बैठते हुए टांगे मेज पर पसार दी और कहा, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है अरशद। मैंने एक सरमायादार के जवाहरात उड़ाए हैं। मैंने किसी गरीब के घर में डाका नहीं डाला। गरीब के घर में डाका डालने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? लेकिन तुमने जब मुझे इस काम में शामिल किया था तो वादा किया था कि तुम लाश से इंसानियत की भलाई के लिए काम लोगे। डॉक्टर फैसल ने तुनक कर कहा, सरमायादार को लूटना भी इंसानियत की खिदमत है डॉक्टर, मगर यह कानूनी तौर पर एक घिनौना जुर्म है। तुमने चोरी की है, डाका डाला है। तुम कानून की नजरों में मुजरिम हो और यह किसी भी शरीफ इंसान को जेब नहीं देता। कानून के पास कोई सबूत नहीं है कि मैं मुजरिम हूं। तुम साबित कर सकते हो कि सेठ हुरमस जी के हाँ मैंने डाका डाला है। साबित करने की क्या जरूरत है डॉक्टर? हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि यह काम तुमने लाश से करवाया है। तो फिर क्या हुआ? मैंने लाश पर इस कदर मेहनत किस लिए की है? क्या इसलिए कि मैं इसे तहखाने में बंद करके रखूंगा? तुम उससे इंसानियत की भलाई के लिए भी काम ले सकते थे। तुम ये भी कर सकते थे कि मुल्क भर के डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाते और वहां अपनी तख्लीक का मुजाहरा करते। हाँ, और एक गोरकन के कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाता और फांसी पर लटका दिया जाता। तुम यही चाहते हो ना डॉक्टर? गोरकन का कत्ल भी एक काबिल नफरत फेल था। खुदा हमें माफ करे। डॉक्टर अरशद सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर फैसल को डर था कि अरशद कहीं अपनी कमजोर तबीयत की वजह से उसका राज फाश न कर दे। उसने डॉक्टर अरशद के कंधे थपथपा कर कहा, तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए डॉक्टर। आइंदा से हम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। मैं वादा करता हूं आज से मैं लाश को किसी किस्म की नाजायज मुहिम पर रवाना नहीं करूंगा। क्या तुम सदके दिल से वादा करते हो? हाँ, दिल से वादा करता हूं। खुदा तुम्हें नेकी की तौफीक दे। लाश कहाँ है? तहखाने में लेटी हुई है, उसे अब आराम करने दो। डॉक्टर अरशद ने बताया कि पुलिस लाश की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है और अखबारों में बहुत पब्लिसिटी हो रही है। सूबे का वजीर आला भी परेशान है और पुलिस को बार बार फोन कर रहा है कि डाकू जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फैसल ने अरशद को बताया कि रात पुलिस ने बहराम की सरकर्दगी में किले पर भी छापा मारा था। फिर क्या उन्हें सुराग तो नहीं मिल गया? अरशद ने परेशानी से पूछा। डॉक्टर फैसल ने कहका लगाकर कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? उन्होंने किले का चप्पा चप्पा छान मारा मगर उन्हें एक जर्रे के बराबर भी सुराग नहीं मिल सका। मैंने लाश गुम कर दी थी। अच्छा हुआ बला टल गई। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अरशद चला गया। डॉक्टर फैसल को महसूस होने लगा था कि डॉक्टर अरशद अब उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। अगर पुलिस ने उसे पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया तो वो फौरन सब कुछ बता देगा और फिर डॉक्टर फैसल को दुनिया की कोई ताकत फांसी के तख्ते से न बचा सकेगी। उसने फैसला कर लिया था कि जल्द अज जल्द डॉक्टर अरशद को भी रास्ते से साफ कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले वो बैंक में डाका डलवाकर करेंसी नोटों की काफी तादाद हासिल कर लेना चाहता था ताकि अगर जरूरत महसूस हो तो बैरून मुल्क भी भाग सके। रात जब आधी गुजर गई तो डॉक्टर फैसल ने कमरे की बत्ती गुल करके मोमबत्ती जलाई, खिड़की के सारे पर्दे खींच दिए, जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसका सुर्ख बटन दबाया। लाश फौरन जाहिर हो गई। वो उसी जगह दरवाजे में नमदार हुई जहां वो गायब हुई थी। उसके हाथ में वैसे ही डायरी का बक्स था। फैसल ने बक्स लेकर अलमारी में रखकर ताला लगाया और ट्रांसमीटर की व्यूसेंथ ऑन करके लाश को हुक्म दिया कि वो शहर के वस्त में सिटी बैंक की इमारत में जाए और वहां से करेंसी नोटों का एक बड़ा संदूक उठाकर ले आए। उसने लाश को तमाम जावियों और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक सेट करके बटन दबा दिया। बटन के दबते ही लाश गायब हो गई। दूसरी बार बटन दबाने से लाश बैंक के अंदर जाहिर हो गई। बैंक के अंदर रोशनी हो रही थी, वहां कोई आदमी नहीं था। कंट्रोल के मुताबिक लाश सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गई। अब उसके सामने वो आहनी दरवाजा था जिसके अंदर करेंसी नोटों से भरा हुआ संदूक पड़ा था। लाश आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बदकिस्मती से उस वक्त एक स्टूल लाश के पांव से टकराकर गिर पड़ा। उसका शोर उठा तो चौकीदार बंदूक संभालकर अंदर आ गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अचानक उसकी निगाह सामने एक देव हैकल लाश पर पड़ी। उसने फौरन बंदूक चला दी। उसका ख्याल था कि देव हैकल चोर गोली खाकर गिर पड़ेगा, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि लाश ने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। चौकीदार ने दूसरी गोली भी चला दी। लाश ने बंदूक छीनकर उसे तिनके की तरह तोड़ मड़ोड़ कर परे फेंक दिया और चौकीदार के सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दी।
फर्श पर खून बहने लगा और चौकीदार की लाश तड़पने लगी। लाश ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर संदूक खोल दिया। संदूक बड़ी मालियत के करेंसी नोटों से भरा हुआ था। कंट्रोल के मुताबिक लाश नोटों के ऊपर बैठ गई। किले में बैठे हुए डॉक्टर ने जब रडार पर देखा कि लाश नोटों के संदूक पर बैठ गई है तो उसने ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। लाश संदूक के साथ ही बैंक के तहखाने से गायब हो गई। दूसरी बार बटन दबाने से लाश संदूक लेकर डॉक्टर के तहखाने में आ गई। उसने बेताबी से करेंसी नोटों की गड्डियों को देखा। लाख 1.5 लाख रुपए के नोट उसमें से निकालकर एक ब्रीफकेस में रखे और लाश को संदूक समेत गायब कर दिया, इसलिए कि उसे मालूम था कि बैंक में डाके और कत्ल की वारदात के बाद पुलिस उसके यहाँ एक बार फिर छापा मारेगी। ब्रीफकेस के नोट उसने एक ऐसी दीवार में छुपा दिए जिसके सामने उसके दादा की कदे आदम तस्वीर लगी थी। इस काम से फारिग होकर वो बिस्तर पर लेट गया। यह डाका भी इंतहाई कामयाबी से डाला गया था और करोड़ों रुपए के करेंसी नोट उसके हाथ लगे थे। सिवाय इसके कि चौकीदार कत्ल हो गया था, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अगर वो लाश के जरिए चौकीदार को कत्ल ना करवाता तो चौकीदार यकीनन शोर मचा देता, लोग इकट्ठे हो जाते और लाश गिरफ्तार कर ली जाती, जिसका मतलब ये था कि अगले रोज डॉक्टर फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। अपनी जान बचाने के लिए उसने चौकीदार को कत्ल करवा दिया था। चौकीदार के कत्ल और बैंक में डाके ने शहर में एक शोर बर्पा कर दिया। 2 महीनों के अंदर अंदर शहर के इलाके में यह 10वां कत्ल और दूसरा डाका था। वजीर आला ने हेडक्वार्टर से स्पेशल पुलिस मंगवाकर नए सिरे से तफ्तीश शुरू करवा दी और पुलिस इंस्पेक्टर विलियम को जबरदस्त सरजनश की और उसे मुअत्तल कर दिया। इंस्पेक्टर बहुत परेशान हुआ, मगर वो कुछ कर ना सकता था। उसने बहराम के साथ मिलकर फैसला किया कि वो अपने तौर पर कातिल की तलाश जारी रखेंगे। बहराम ने उसे यकीन दिलाया कि हेडक्वार्टर का नया इंस्पेक्टर कभी भी कातिल की लाश का सुराग न लगा सकेगा। घबराने की जरूरत नहीं, ये नया इंस्पेक्टर नाकाम होगा और आखिर हम ही लाश और उसके कंट्रोल करने वाले को गिरफ्तार करेंगे। नए इंस्पेक्टर विल्सन ने बैंक में जाकर डाकू और कातिल के पांव के निशान लिए तो वह हैरान रह गया। इतने बड़े पांव के निशान उसने सारी जिंदगी नहीं देखे थे। बहरहाल उसने अपनी अक्ल के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी। उधर दोपहर के वक्त किले में डॉक्टर फैसल के पास स्मगलर पहुंच गया। डॉक्टर फैसल ने किले के बड़े दरवाजे को अंदर से बंद करके ताला लगा दिया और स्मगलर से मामला तय करने लगा। स्मगलर ने जवाहरात और कीमती हीरों को देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। ये बेहद कीमती और अनमोल हीरे थे। डॉक्टर ने इसके एवज 2 करोड़ रुपए की मालियत का सोना तलब किया था। स्मगलर ने कहा, डॉक्टर तुम्हें तो मालूम ही है कि इस काम में बड़े खतरे होते हैं और फिर बहुत से लोगों को उनका हिस्सा देना पड़ता है। अगर 1 करोड़ 10 लाख पर राजी हो जाओ तो मैं अभी सौदा पक्का कर लेता हूं। डॉक्टर ने सोचा कि आखिर उसे नुकसान ही क्या है, उसने कौन से ये हीरे पल्ले से खरीदे हैं। फिर भी उसने थोड़ा सा पसो पेश किया और आखिर मामला 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर तय हो गया। मेरी शर्त सिर्फ एक ही है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत का सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरे नाम से जमा करवा दिया जाए। ऐसा ही होगा। स्मगलर ने ब्रीफकेस में से कागज निकालकर डॉक्टर के आगे कर दिया। डॉक्टर ने उसे पढ़कर जरूरी इंदराज की और फिर अपने दस्तखत करके जवाहरात का बक्स स्मगलर के हवाले कर दिया। ये स्मगलर इंतहाई दयानतदार कारोबारी थे और उन्होंने कभी बददयानती नहीं की थी। स्मगलर चला गया। दूसरे रोज डॉक्टर फैसल ने फोन करके स्विट्जरलैंड में मुकीम अपने एक दोस्त से मालूम कर लिया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत का सोना उसके नाम से बैंक में जमा करवा दिया गया है। डॉक्टर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसके चेहरे पर इत्मीनान की चमक आ गई। अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा डॉक्टर अरशद था। वो अभी उसके बारे में सोच ही रहा था कि नीचे बड़े दरवाजे के सामने अरशद की गाड़ी आकर रुकी। डॉक्टर फैसल ने उसे खिड़की में से देखा और पीछे हटकर सोफे पर बैठ गया। इतने में डॉक्टर अरशद कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत गुस्से में था। उसने आते ही आसमान सर पर उठा लिया और डॉक्टर फैसल की मलामत की कि वो लाश की मदद से घिनौना काम सर अंजाम दे रहा है। चौकीदार के कत्ल और बैंक में डाके ने मुझे हिलाकर रख दिया है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर बेगुनाह लोगों को कत्ल करते फिरो। डॉक्टर फैसल ने मुस्कुराकर अरशद की तरफ देखा और कहा, मुझे अफसोस है अरशद कि मेरे हाथों एक बेगुनाह इंसान मर गया। यकीन करो मेरा मकसद ये हरगिज नहीं था। उसने लाश की राह में मजामत की थी। अगर वो ऐसा ना करता तो लाश उसे कभी हलाक न करती। तुम जो कुछ भी कहो, बहरहाल तुमने एक भयानक जुर्म किया है और कोई नहीं कह सकता कि अभी तुम कितने और मासूम लोगों के खून से अपने और अपनी लाश के हाथ रंगोगे। फैसल ने अरशद के करीब आकर कहा, अरशद तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि फौरी तौर पर कत्ल व गारतगरी का ये सिलसिला बंद कर दिया जाए और लाश को तबाह कर दिया जाए ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फैसल ने चीख कर कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों अपनी साल साल की मेहनत बर्बाद कर दूं? तुम्हारी बरसा बरस की मेहनत लोगों के लिए बलाए जान बन गई है। ये ना सिर्फ तुम्हें बल्कि एक दिन मुझे भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा देगी।
بہتر یہی ہے کہ اس لاش کو جلدی سے جلدی برباد کر دیا جائے تاکہ قتل و غارت گری کا سلسلہ رک جائے۔ ڈاکٹر فیصل نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، بہت اچھا ارشد، جس طرح تم چاہتے ہو ایسا ہی ہوگا، لیکن مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ میں لاش سے صرف ایک آخری کام لینا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا کام ہے؟ کیا کسی کو قتل کروانا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر فیصل نے مسکرا کر کہا۔ بات یہ ہے کہ میں لاش کے ذریعے اپنے آپ کو اس ملک سے سمگل کروا کر دوسرے ملک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس یہی میرا آخری کام ہے، اس کے بعد میں اسے ضائع کر دوں گا۔ کیا وعدہ کرتے ہو؟ دل سے وعدہ کرتا ہوں، ڈاکٹر ارشد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ایک بات بالکل صاف کر دینا چاہتا ہوں فیصل، اگر تم نے 2 روز کے اندر اندر لاش کو میری آنکھوں کے سامنے ضائع نہ کیا تو میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر کے سب کچھ بتا دوں۔ ڈاکٹر فیصل کام کیا۔ اسے ارشد سے یہی توقع تھی، اسے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور پولیس کو سب کچھ بتا دے گا۔ اسے اب ارشد پر بالکل اعتماد نہیں رہا تھا۔ کوئی عجب بات نہیں تھی کہ اگر لاش ضائع کرنے کے بعد بھی وہ پولیس کے آگے سارا راز اگل دے۔ گویا اب ارشد کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر ارشد کی بڑی دلجوئی کی اور اسے پوری طرح اطمینان دلا دیا کہ وہ 2 دن کے اندر اندر لاش کو اس کے سامنے ضائع کر دے گا۔ میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا فیصل، لاش کے ضائع کر دینے میں ہی ہماری بھلائی ہے، وگرنہ یاد رکھو ایک نہ ایک دن ہم دونوں پھانسی کی کوٹلی میں بیٹھے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے جب تمہیں کہہ دیا ہے ارشد تو میری بات پر اعتبار کرو، میں تمہیں نا امید نہیں کروں گا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اس کے بعد ارشد گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے فلیٹ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فیصل نے ارشد کو ہلاک کرنے کی اسکیم پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ارشد کو اسی رات ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے کافی بنا کر میز پر رکھی اور کتاب پڑھنے لگا۔ وہ وقت گزار رہا تھا۔ گھڑیال نے رات کے 11 بجائے تو ڈاکٹر نے اٹھ کر میز کی دراز میں سے شہر کا نقشہ نکالا۔ ایک الگ کاغذ پر ارشد کے علاقے کی نشاندہی کی، فاصلے اور سڑکوں کے موڑ کا حساب لگایا، اس کی شرح نکال کر اسے اشاریہ اور ڈگریوں میں تقسیم کیا، پھر یہ سارا حساب ٹرانسمیٹر پر ایک خاص ویو سینٹ پر تحریر کر لیا اور سمت مقرر کر دی۔ رات کے 12 بج گئے۔ ڈاکٹر کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ارشد کلب سے واپس گھر آ کر بستر پر لیٹا پڑ رہا ہوگا۔ وہ ارشد کی ساری عادتوں سے باخبر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لے کر اس کا بٹن دبایا۔ لاش اس کے سامنے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر پر 2-3 بٹن دبائے اور مائکرو فون کے ساتھ منہ لگا کر کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جہاں میں کہوں وہاں جاؤ اور ڈاکٹر ارشد کو قتل کر دو۔ لاش کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے بٹن دبا دیا۔ لاش ایک دم غائب ہو گئی۔ ڈاکٹر بستر پر بیٹھ گیا اور لاش کو باقاعدہ کنٹرول کرنے لگا۔ لاش غائب ہونے کے بعد ڈاکٹر ارشد کے فلیٹ میں نمودار ہو گئی۔ یہ ایک دوسری منزل کا برآمدہ تھا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ لاش نیم تاریکی میں کنٹرول کے مطابق ارشد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ بدقسمتی سے ایک بوڑھا آدمی پانی کا خالی گلاس ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ غسل خانے سے پانی لینے جا رہا تھا۔ وہ برآمدے میں ابھی 1-2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے ایک بھیانک قسم کے اونچے لمبے انسان کو کھڑے دیکھا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا بلا اس کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ دہشت زدہ ہو کر واپس بھاگنے ہی والا تھا کہ لاش نے آگے بڑھ کر ایک زوردار دوہتڑ اس کے سر پر مارا۔ بیچارہ بوڑھا ایک آواز نکالے بغیر زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ لاش نے پاؤں رکھ کر اس کا سارا جسم کچل دیا۔ اب وہ ڈاکٹر ارشد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر ارشد کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا اور اونگ بھی رہا تھا۔ اسے ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا شاید ساتھ والے فلیٹ میں کوئی فرش پر چل پھر رہا ہے۔ وہ پھر پڑھائی میں محو ہو گیا۔ اسے پیاس لگی۔ سراہی میز پر خالی تھی۔ وہ آج شام اس میں پانی بھرنا بھول گیا تھا۔ ارشد اٹھا، شیشے کی سراہی ہاتھ میں لی اور غسل خانے میں جا کر نلکا کھول کر پانی بھرنے لگا۔ غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ اس دوران میں کنٹرول کے مطابق لاش نے بڑے آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ارشد نے سراہی بھر کر ہاتھ میں پکڑی اور واپس پلٹنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ دھڑاک سے غسل خانے کا دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ اس کے سامنے لاش کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ارشد 1 سیکنڈ کے اندر اندر سمجھ گیا کہ وہ وہاں کیوں آئی ہے۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر فیصل کی شیطانی آواز اور شکل گھوم گئی۔ وہ ارشد کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لاش ارشد کو اپنی مردہ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے کنٹرول کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ ارشد کی طرف بڑھائے۔ ارشد نے پانی کی سراہی زور سے لاش کے چہرے پر دے ماری۔ پھر اس نے حجامت بنانے والے بلیڈ لے کر زور زور سے لاش کے جسم پر مارنا شروع کر دیا، مگر لاش بدستور اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی رہی۔ اس پر بلیڈ کے زخموں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بدن پر زخم لگتا تھا اور پھر سے اپنے آپ بھر جاتا تھا۔ اچانک ڈاکٹر ارشد کی نظر روشن دان کی طرف پڑ گئی۔ اس نے اچھل کر روشن دان کو پکڑ لیا اور دونوں ٹانگیں اوپر سمیٹ لیں۔ خدا جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔
मगर लाश भी बेखबर नहीं थी। उसने अपने सामने शिकार को ना देखा तो चक्कर खा गई। उधर कंट्रोल के रेडार पर डॉक्टर फैसल ने अरशद को गुसलखाने के रोशनदान में देख लिया था। उसने उसी फ्रीक्वेंसी पर बटन दबा दिया। लाश ने गर्दन ऊपर उठाकर अरशद को देखा, जो रोशनदान से आधा धड़ बाहर निकालकर दूसरी तरफ छलांग लगाने ही वाला था। लाश ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अरशद की टांगें पकड़ लीं और उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। अरशद ने दूसरी तरफ से लोहे की मोटी सुराख पकड़ रखी थी। वो उधर जोर लगा रहा था और लाश उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लाश ने एक ही बार जो झटका दिया तो अरशद की दोनों टांगें कमर से कट कर लाश के हाथ में आ गईं। खून के फवारे फूट पड़े। लाश ने अरशद के बाकी धड़ को भी नीचे खींच लिया और उसका सर अलग करके जोर से गुसलखाने के फर्श पर दे मारा। गुसलखाना सुर्ख हो गया। लाश के जिस्म पर भी खून के धब्बे पड़ गए। डॉक्टर फैसल ने जब देखा कि अरशद का काम तमाम हो चुका है तो उसने बटन दबाकर लाश को गायब कर दिया। लाश जब फैसल के कमरे में वापस जाहिर हुई तो वो अरशद के खून में लथड़ी हुई थी। डॉक्टर ने फौरन बटन दबाकर लाश को तहखाने की कोठरी में पहुंचाकर लिटा दिया और खुद ट्रांसमीटर सिरहाने के नीचे रखकर इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गया। अब वो दुनिया में अकेला था और जो चाहे कर सकता था। अरशद की लाश के टुकड़े देखकर फ्लैट में कोहराम मच गया। पुलिस फौरन मौका पर पहुंच गई। कत्ल का ऐनी शाहिद कोई भी नहीं था। बूढ़े की लाश भी बरामदे में मिल गई। न्याय इंस्पेक्टर पुलिस बड़ी होशियारी से लोगों के बयानात कलमबंद करने लगा। लोगों को कत्ल का उस वक्त इल्म हुआ जब गुसलखाने की नाली से उन्होंने खून बहते देखा। नए इंस्पेक्टर ने फ्लैट के चारों तरफ पहरा लगा दिया, मगर इससे क्या होता था? असल कातिल तो वहां से बहुत दूर पुराने किले की एक अंधेरी कोठरी में लेटा हुआ था। नए इंस्पेक्टर विल्सन को यहां भी बैंक वाले कातिल के पैरों के बड़े बड़े निशान मिले। उसने पुराने इंस्पेक्टर से बात की तो उसने उसे बता दिया कि ये एक कातिल लाश के कारनामे है जो शहर में आधी रात को खुली फिरती है और लोगों को कत्ल कर देती है। इंस्पेक्टर विल्सन ने हंसकर कहा, मिस्टर विलियम, क्या तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी लाशों के चलने फिरने पर यकीन रखता है? मुझे तो तुम्हारी जुबान से यह सुनकर हैरत हुई है। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, ये लाश शहर से बाहर पुराने किले में रहती है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता इंस्पेक्टर। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि कातिल बहुत चौड़ा चकला आदमी है और उसे हर हाल में गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके रहूंगा। इंस्पेक्टर विलियम ने कोई जवाब न दिया और गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया। उसे इस बात का बड़ा रंज था कि वज़ीर आला ने उसे नौकरी से मुअत्तल कर दिया है। यह उसकी बड़ी बेइज्जती थी। हालांकि वो अपने फ़राइज़ बड़ी दयानतदारी से अदा कर रहा था। अगर वो लाश को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सका था तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। लाश तो अभी तक नए इंस्पेक्टर के हाथ भी नहीं आई थी। यही सोचते सोचते इंस्पेक्टर सोफे पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। उसने सोचा कि अगर लाश को बहराम ने किले में चलते फिरते देखा है तो फिर क्यों ना उसे चलकर काबू में किया जाए और नौकरी बहाल की जाए। इंस्पेक्टर के दिल में कोई बहादुराना काम करके वजीर आला को मुतासिर करने का ख्याल पैदा हुआ। अगर वो किसी तरह किले में पहुंचकर अपनी आंखों से लाश को देख ले तो वापस आकर वो किले को आग लगवा सकता है। इंस्पेक्टर ने घड़ी देखी। उस वक्त रात के 8 बजे थे। वो उठा, गाड़ी में बैठा और पुराने किले की तरफ रवाना हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि लाश को किले में जाकर तबाह बर्बाद कर दे, ख्वाह उसके लिए उसे सारे किले को ही नजर आतिश क्यों न करना पड़े। सारा रास्ता वो किले को आग लगाने की तदबीरों पर गौर करता रहा। उसने फैसला कर लिया कि वो पेट्रोल का डिब्बा लेकर किले में दाखिल होगा और लाश को देखते ही उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा देगा, क्योंकि जैसा कि बहराम ने उसे बताया था कि लाश सिर्फ आग में ही जलकर हलाक हो सकती है। किले की एक खिड़की में रोशनी हो रही थी। डॉक्टर अभी तक जाग रहा था। इंस्पेक्टर गाड़ी कब्रिस्तान के जंगल की तरफ ले गया। वो चाहता था कि डॉक्टर सो जाए तो वो किले में दाखिल हो। काफी देर वो जंगल में गाड़ी एक तरफ खड़ी किए रात गहरी होने का इंतजार करता रहा। जंगल में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कब्रिस्तान की तरफ से उसे एक उल्लू की आवाज कभी कभी आ जाती थी जो अक्सर रातों को बोला करता था। इंस्पेक्टर ने तंग आकर कलाई की घड़ी देखी। वो रात के 11 बजा रही थी। उसने सोचा कि अब उसे किले में दाखिल हो जाना चाहिए। उसने गाड़ी स्टार्ट की और किले की तरफ रवाना हो गया। पुराने खंडरों के करीब उसने गाड़ी खड़ी कर दी। सुराग रसां बहराम की जुबानी उसने तमाम मालूमात हासिल कर रखी थी कि किले के अंदर कहां से कमंद फेंक कर जाना चाहिए और ये कि लाश किस जगह मिल सकती है। इंस्पेक्टर विलियम ने डिग्गी में से पेट्रोल की बोतल निकालकर पतलून में रखी और नायलॉन की रस्सी कंधे पर डालकर किले की पिछली दीवार के नीचे खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर इत्मीनान कर लिया कि वो वहां अकेला है। कमंद पहली बार ही फेंकने से गैलरी में अटक गई। इंस्पेक्टर नायलॉन की मजबूत रस्सी के जरिए ऊपर गैलरी में चढ़ गया। रस्सी खींचकर उसने गैलरी में छुपा दी और दरवाजे का ताला तार से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। उसने टार्च जलाई और उसकी हल्की हल्की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। काठ कबाड़ से भरे हुए गर्द आलूद कमरे से निकलकर वो राहदारी में आ गया।
यहाँ चारों तरफ सन्नाटा तारी था और फिजा में अजीब किस्म की बू फैली हुई थी। इंस्पेक्टर का सर चकराने लगा। वो कुछ घबरा सा गया। फिर उसे ख्याल आया कि अगर उसने आज दलेरी से काम ना लिया होता तो उसे हमेशा के लिए फाके करने पड़ेंगे। उसकी नौकरी छूट जाएगी और उसकी जगह दूसरा इंस्पेक्टर ले लिया जाएगा। इंस्पेक्टर के अंदर इस ख्याल के साथ ही एक नई ताकत पैदा हो गई और वह राहदारी की उस जाने पढ़ने लगा जिधर लेबोरेटरी को जाने वाला जीना था। वो जीने पर चढ़ता हुआ लेबोरेटरी के सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर से मुख्तलिफ दवाओं की बू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने सोचा जरूर लाश अंदर ही होगी। उसने तार डालकर लेबोरेटरी का भी दरवाजा खोल लिया और अंदर आ गया। यहाँ सिवाय एक अलमारी, स्ट्रेचर और फर्श पर बिखरे हुए रद्दी कागजों के और कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर ने इधर उधर घूम फिर कर देखा मगर वहां लाश का नामो निशान तक न था। वो लेबोरेटरी से बाहर निकल आया और नीचे एक बार फिर राहदारी में आ गया। जिस वक्त वो राहदारी में चल रहा था उस वक्त डॉक्टर अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर नीम दराज लिहाफ ओढ़े एक पुरानी तिब्बी किताब पढ़ रहा था। ट्रांसमीटर उसके लिहाफ के अंदर बिस्तर में था। उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो लाश को इस वक्त बुलाए और तहखाने में दफन किया हुआ करेंसी नोटों का संदूक ऊपर मंगवाकर सारे नोट एक बार फिर गिने। उसके दिल में करेंसी नोटों को देखने और उन्हें बार बार गिनकर खुशी हासिल करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई थी। उसने लिहाफ के अंदर ही अंदर ट्रांसमीटर का बटन दबाकर लाश को ऊपर बुलाया। अपनी तारीक कोठली में अंधेरे में नम आलूद फर्श पर लेटी हुई लाश में बटन के दबते ही हरकत पैदा हुई और वह आहिस्ता से उठकर एक खुदकार कवि हैकल मशीनी आदमी की तरह कोठली से बाहर निकल आई। उस वक्त इंस्पेक्टर राहदारी से होता हुआ एक ऐसे कमरे के बाहर खड़ा था जिसके दरवाजे के नीचे से बिजली की रोशनी की शुआएं बाहर निकल रही थी। इंस्पेक्टर को बिल्कुल मालूम नहीं था कि यह डॉक्टर की ख्वाबगाह है। उसने सोचा कि जरूर इसी कमरे में लाश होगी। उसने एक हाथ में पिस्तौल तानकर और दूसरे हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। सामने बिस्तर पर डॉक्टर फैसल नीम दराज किताब पढ़ रहा था। डॉक्टर का ख्याल था कि शायद लाश अंदर आई होगी। उसने जो लाश की जगह इंस्पेक्टर विलियम को देखा तो हैरान रह गया मगर फौरन ही अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए बोला, तशरीफ लाइए इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर ने पिस्तौल तान कर कहा, डॉक्टर अगर तुमने अपनी जगह से जरा भी हरकत की तो मैं गोली चला दूंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा मुस्तकबिल तबाह हो गया है। मैं ब्लैक लिस्ट हो गया हूं और नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया हूं। अगर मैं तुम्हें हलाक करके फांसी भी लग गया तो मुझे इत्मीनान होगा कि जिसने मेरा घर उजाड़ा था मैंने उसे भी बर्बाद कर दिया। डॉक्टर फैसल के चेहरे पर भी इत्मीनान था, इसलिए कि उसे मालूम था कोई ही दम में लाश वहां पहुंचने वाली है। एक पल के लिए उसने सोचा कि अगर इत्तेफाक से नोट गिनने का ख्याल उसे ना आता तो आज इंस्पेक्टर के हाथों बच निकलना बड़ा मुश्किल था। फिर भी जब तक लाश नहीं आ जाती खतरा उसके सर पर मंडला रहा था। मगर डॉक्टर ने अपने चेहरे से जरा सी भी परेशानी जाहिर न होने दी और बड़े सुकून से कहा, इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो कभी आपसे कोई दुश्मनी नहीं की, फिर आप मेरे खिलाफ क्यों हैं? अरे हाँ, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर ने पिस्तौल आगे बढ़ाते हुए कहा, खबरदार हरकत ना करना डॉक्टर, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। डॉक्टर ने बड़ी मुलायमत से कहा, लेकिन इंस्पेक्टर आपने इतनी रात गए यहाँ आने की किस तरह तकलीफ गवारा की? इंस्पेक्टर ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, मुझे बताओ लाश कहाँ है? वो कातिल कहाँ है जिसकी मदद से तुमने लोगों का जीना हराम कर रखा है? इस दौरान में लाश इंस्पेक्टर के पीछे पहुंच चुकी थी। डॉक्टर लाश को इंस्पेक्टर के अकब में खड़ा साफ देख रहा था। वो अगले हुक्म के इंतजार में साकित और जामद खड़ी थी और इंस्पेक्टर लाश की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर था। इंस्पेक्टर एक बार फिर चीखा, बोलो लाश कहाँ है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है इंस्पेक्टर। उसके साथ ही डॉक्टर ने लिहाफ के अंदर ट्रांसमीटर के बैक वक्त 2 बटन दबा दिए। इंस्पेक्टर ने वहशत में पीछे पलट कर देखा तो लाश हरकत में आई। उसने एक हाथ मारकर इंस्पेक्टर का कंधा तोड़ दिया। पिस्तौल इंस्पेक्टर के हाथ से गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ने दूसरा हाथ उठाकर पेट्रोल की बोतल लाश पर फेंकना चाहिए मगर लाश ने दूसरा थप्पड़ मारकर इंस्पेक्टर का दूसरा शाना भी तोड़ डाला। इंस्पेक्टर ने शिद्दत दर्द से चीख मारी और फर्श पर गिर पड़ा। डॉक्टर बड़े सुकून के साथ बिस्तर में लेटा रहा। उसने ट्रांसमीटर मुंह के पास ले जाकर कहा, इंस्पेक्टर को हिला करके तहखाने में दफन कर दो। लाश ने तीसरा थप्पड़ मारकर इंस्पेक्टर की गर्दन का मनका तोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। लाश ने इंस्पेक्टर के मुर्दा जिस्म को कंधे पर डाला और नीचे तहखाने की तरफ चल दी। इंस्पेक्टर की मौत एक बहुत बड़ा हादसा थी। पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर की गुमशुदगी से यही इबारत किया गया कि इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया है। बहराम को भी यकीन था कि डॉक्टर फैसल ने लाश की मदद से उसे ठिकाने लगा दिया है। इससे पहले डॉक्टर अरशद का खून भी हो चुका था। पुलिस ने तफ्तीश का काम तेज तर कर दिया। दूसरी तरफ बहराम ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी कीमत पर भी डॉक्टर को माफ नहीं करेगा और ना उसे खुल खेलने की इजाजत देगा। गजाला ने भी उसे यही मशवरा दिया कि अब पानी सर से गुजर चुका है। मेरे ख्याल में लाश इस वक्त भी किले में मौजूद है। अगर हम खुफिया तरीके से छापा मारें तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। गजाला ने कहा, लेकिन
लाश के गायब हो जाने की सूरत में हमें सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिलेगा। इसका बंदोबस्त पहले करना पड़ेगा, मगर वो किस तरह होगा? सबसे पहले हमें उस मशीन पर कब्जा करना होगा जिसके कंट्रोल में लाश है और जिसकी वजह से लाश गायब हो जाती है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये मशीन कहाँ होगी? वो जरूर किले के किसी पोशीदा तहखाने में है। अगर मैं एक पूरी रात किले में बसर करूं तो उसे तलाश किया जा सकता है। उसके लिए तुम्हें डिटेक्टर साथ ले जाना होगा। जरूर। इधर बहराम किले में रात बसर करने के प्रोग्राम बनाना था और दूसरी तरफ डॉक्टर पुराने किले में बैठा एक ऐसी स्कीम तैयार कर रहा था जिसकी मदद से वो शाही अजायब घर से पुराने बादशाहों के हीरे और सोने का शाही ताज हासिल कर सके। स्मगलरों ने उसे यकीन दिलाया था कि अगर वो किसी तरह उन्हें बादशाहों के हीरे जवाहरात का बक्स और शाही ताज ला दे तो वो उसके एवज उन्हें 3 करोड़ रुपए की मालियत का सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करवा देंगे। डॉक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी पेशकश थी। अब वो हर कीमत पर शाही ताज और हीरे जवाहरात हासिल करके स्मगलरों के हवाले करना चाहता था। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि इस वारदात के बाद वो लाश को लेकर यूरोप चला जाएगा और वहां ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेगा। उसने एक रोज अपनी गाड़ी निकाली और शाही अजायब घर में आ गया। यहाँ किस्म किस्म के कीमती नवादरात नुमाइश के लिए रखे थे। जगह जगह पहरा लगा था। वो कमरा जहां कीमती हीरे और शाही ताज शीशे के बक्स में पड़ा था, हाल कमरे के वस्त में था। उसने कमरे का सारा महल्ले वकूअ नोट करके कॉपी में लिख लिया। उसने ये भी मालूम कर लिया कि खतरे का अलार्म कहाँ लगा है। उस अलार्म का बटन शीशे के बक्स के नीचे लगा था। अगर कोई शीशे के बक्स को तोड़ने की कोशिश करता तो खतरे का अलार्म बज उठता था। डॉक्टर फैसल तमाम जरूरी बातें लिखकर वापस किले में आ गया। उसका शैतानी दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगा। वो चाहता था कि जल्द से जल्द शाही हीरे और ताज हासिल करके स्मगलरों के हवाले कर दे और उसके बाद यूरोप रवाना हो जाए। इस बात पर वो खुशी से फूला नहीं समाता था कि वो अभी तक पुलिस की निगाहों से बचा हुआ था और पुलिस को किसी किस्म का कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका था जिसकी बना पर वो उसे गिरफ्तार कर सकती। डॉक्टर बुराई के रास्ते पर इस कदर आगे निकल चुका था कि उसका ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका था कि उसको एक पल के लिए भी उन लोगों की मौत का मलाल नहीं था जिनको वो कत्ल कर चुका था। उसकी स्कीम ये थी कि आधी रात को लाश को अजायब घर की तरफ रवाना करे और हस्बे मामूल खुद किले में बैठकर उसे कंट्रोल करे। इंस्पेक्टर को ठिकाने लगाने के बाद वो ये समझ रहा था कि सुराग रसां बहराम उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वो उसे भी हलाक करवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो अजायब घर में डाका डलवाना जरूरी समझता था। बहराम को वो सबसे आखिर में कत्ल करवाना चाहता था। निस्फ शब गुजरने के बाद डॉक्टर नीचे तहखाने में आ गया। उसने कोठली में टार्च जलाकर वो जगह देखी जहां लाश ने पुलिस इंस्पेक्टर को दफन किया था। वो लाश की कारकर्दगी पर हैरान रह गया। उसने लाश को इस नफासत के साथ जमीन में दबा दिया था कि किसी को महसूस ही नहीं हो सकता था कि यहाँ जमीन खोदकर लाश दफन की गई है। इसके बाद वो उस खुफिया कोठली में आ गया जहां वो मशीन लगी थी जिसकी मदद से वो लाश को कंट्रोल करता था। उसने मशीन के हर कल पुर्जे को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर देखा। जहां कोई पुर्जा या पेच ढीला था उसे कसकर मुरम्मत कर दिया। फिर वो उस कोठली में गया जहां उसकी कातिल लाश लेटी हुई थी। उसने दीवार की सिल हटाकर गौर से लाश को देखा। लाश की सफ़ेद सफ़ेद मुर्दा आंखें खुली थी और वो यूं लगता था जैसे कहर आलूद निगाहों से डॉक्टर को घूर रही हो। इस लाश की गर्दन पर अगर ट्रांसमीटर फिट ना होता तो वो अभी उठकर डॉक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती, मगर वो बेबस थी, मजबूर थी, डॉक्टर के इशारों की गुलाम थी। डॉक्टर की मर्जी के बगैर वो 1 इंच हरकत ना कर सकती थी। डॉक्टर कितनी देर तक अपनी तख्लीक को बड़े फख्र और गरूर से देखता रहा। फिर कहने लगा, मैंने तुमको पैदा किया है, तुम मेरी तख्लीक हो, तुम मेरी मोहताज हो, तुम मेरी गुलाम हो, तुम मेरी मर्जी के बगैर एक उंगली तक नहीं हिला सकती। और फिर वो शैतानी कहके लगाकर हंसने लगा। लाश बेजान और पत्थर की मूर्ति की तरह कोठली के नीम रोशन ठंडे फर्श पर पड़ी थी। डॉक्टर ने झुककर लाश के सर पर होले से एक मुक्का मारा। उसे यूं लगा जैसे लाश में जुम्बिश हुई हो। लाश उसे खूनी आंखों से तक रही थी। डॉक्टर ने एक और कहका लगाया और कहा, फिक्र न करो, तुम्हें अभी अजायब घर की सैर को जाना होगा। मैं जानता हूं तुम ज्यादा देर कोठली में रहकर बोर हो रही हो। डॉक्टर ने कोठली की दीवार का पत्थर अपनी जगह पर रखा और ऊपर अपने कमरे में आ गया। वो सारे किले में अकेला था और एक इंतहाई शैतानी मुहिम पर अमल कर रहा था। ख्वाबगाह में आकर बत्ती बुझा दी और मोमबत्ती रोशन की। ट्रांसमीटर हाथ में लेकर उसका एक बटन दबाया और उसे मुंह के पास लाकर बोला, मेरी कातिल लाश, अपनी जगह से उठो और मेरे कमरे में आओ। अंधेरी कोठली में लेटी हुई लाश ने हरकत की। वो उठी और होले होले अपनी भारी भरकम कदम उठाती हुई तहखाने की अंधेरी राहदारी में से गुजरने लगी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर की मंजिल के बरामदे में आ गई। एक पल के लिए लाश उस कमरे के पास रुक गई जहां उसने सबसे पहली बार बूढ़े मुलाजिम अंतरी को हलाक किया था। यूं लग रहा था जैसे लाश के कदम किसी ने जकड़ दिए हैं। उधर डॉक्टर ने भी उस शय को महसूस किया कि लाश एक जगह रुक गई है
उसने बटन एक बार फिर दबाकर कहा, फौरन मेरे कमरे में पहुंच जाओ, फौरन मेरे कमरे में पहुंच जाओ। लाश को हरकत हुई और वो डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ी। जिस वक्त लाश डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वो ट्रांसमीटर हाथ में लिए मेज पर नक्शा फैलाए कुछ निशान लगा रहा था। लाश को अपने सामने देखकर डॉक्टर ने कहा, 110 डिग्री साउथ, 10.2 डिग्री नॉर्थ, और उसने सुर्ख बटन दबा दिया। लाश ने दोनों हाथ फैलाए और वो गायब हो गई। डॉक्टर ने महसूस किया कि इससे पहले लाश ने गायब होने से पहले कभी अपने दोनों हाथ नहीं फैलाए थे। सोच में पड़ गया, मगर इस वक्त वो इतना मसरूफ था कि इस तब्दीली को भूलकर नक्शे पर झुककर लाश को कंट्रोल करने लगा। उसने रडार देखा कि लाश अजायब घर के हाल कमरे में जाहिर होकर एक सतून के पास खड़ी थी। उसने बड़ी फुर्ती से लाश को नई हिदायत दी। लाश ने अजायब घर के नीम रोशन हाल कमरे में उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिसके वस्त में शाही ताज और हीरे जवाहरात का बक्स रखा था। डॉक्टर को खतरे के अलार्म का सबसे ज्यादा ख्याल था और वो चाहता था कि पहले खतरे के अलार्म का फ्यूज निकाल दिया जाए। इस प्रोग्राम पर अमल करते हुए उसने लाश को इशारा किया कि वो कोने में अलमारी के पीछे छुप गई और उसने झुककर एक सफेद फ्यूज बाहर निकाल दिया। अब अलार्म मुर्दा हो गया था। डॉक्टर लाश को फिर पहले वाली जगह पर ले आया। अजायब घर में रात को पहरा देने वाला हर 15 मिनट के बाद सारे कमरों का चक्कर लगाता था। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पहरेदार की निगाहों से लाश को बचाना था। वो इस हिसाब से लाश को चला रहा था कि वो पहरेदार की इज्जत में ना आए, लेकिन अचानक रेडार पर उसने पहरेदार को बढ़ते देखा। नक्शे पर सारे हाल में तफसील उसके सामने थी, फासले की डिग्रियां भी दर्ज थीं। उसने फौरन एक खास डिग्री के मुताबिक लाश को घुमाकर अकबी सतून की ओट में छुपा दिया। पहरेदार राइफल कंधे पर रखे हाल में कमरे में दाखिल हुआ। उसने सोने के ताज के पास आकर उसे अच्छी तरह देखा और कमरे के 2-3 चक्कर लगाकर वापस चला गया। अब डॉक्टर के पास सिर्फ 15 मिनट थे और उसके अंदर अंदर लाश को अपना काम मुकम्मल करके वापस आना था। डॉक्टर ने लाश को आगे चलने के लिए बटन दबाया। लाश सतून की ओर से बाहर निकल आई। वो एक मशीन की तरह चलती शीशे के उस बक्स के पास आकर खड़ी हो गई जिसमें बादशाहों के नायाब हीरे जवाहरात और सोने का शाही ताज रोशनी में जगमगा रहा था। डॉक्टर ने लाश को हुक्म दिया कि वो शीशे का बक्स तोड़ने के बजाय उखाड़ कर एक तरफ रख दे और अंदर से हीरों का बक्स और शाही ताज उठाकर अपने हाथों में थाम ले। लाश तो उसके हुक्म का जैसे इंतजार कर रही थी। हुक्म मिलते ही वो आगे बढ़ी। दोनों हाथों से शीशे के बक्स को उठाकर परे रखने की कोशिश की, मगर बक्स अपनी जगह से ना हिला। असल में यहां डॉक्टर गलती खा गया था। उसका ख्याल था कि बक्स अपनी जगह से हिल सकता है, मगर बक्स वहां गड़ा हुआ था। वक्त गुजरता जा रहा था। कोई 5 मिनट में पहरेदार अपने राउंड पर आने वाला था। एक एक लम्हा कीमती था। उसने फौरन एक फैसला किया और लाश से कहा, बक्स को तोड़ डालो। इशारा मिलते ही लाश ने एक जोरदार मुक्का मारा और एक जबरदस्त छनाके से शीशे का बक्स चूर चूर हो गया। बक्स के टूटने की आवाज सुनकर पहरेदार चौकन्ना होकर उधर को भागा। लाश अभी हीरे जवाहरात का बक्स उठा रही थी कि पहरेदार अंदर आ गया। उसने जो एक बहुत बड़े कद वाले आदमी को बक्स चोरी करते देखा तो राइफल सीधी करके पै दर पे 2 फायर कर दिए। गोली का लाश पर कोई असर न हुआ तो वो आगे बढ़ा और लाश से गुत्थम गुत्था हो गया। लड़ाई डॉक्टर रेडार पर देख रहा था। बेचारे पहरेदार को क्या मालूम था कि वो अपनी मौत के साथ मुकाबला कर रहा है। डॉक्टर ने लाश को हुक्म दिया कि पहरेदार को फौरन कत्ल कर दो। लाश तो गोया उस इशारे का इंतजार कर रही थी। पहरेदार उसकी कमर से लिपटा उसे गिराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लाश ने एक हाथ पीछे करके चूहे की तरह पहरेदार को पकड़कर ऊपर उठा लिया। पहरेदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी जिन के काबू में आ गया है। उसने लाश के शिकंजे से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर वो तो जैसे किसी चट्टान के नीचे आ गया था। लाश की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। लाश ने पहरेदार को अपने सर के गिर्द घुमाया और फिर पूरी ताकत के साथ फर्श पर पटक दिया। बदनसीब पहरेदार की हड्डी पसली अलग अलग हो गई। उसकी खोपड़ी टूटकर बिखर गई। बेचारे ने उफ बिना की और मर गया। डॉक्टर के लिए अब मैदान साफ था। उसने लाश को हिदायत की कि जल्दी से हीरों का बक्स और शाही ताज हाथों में थाम ले। लाश ने हुक्म की तामील की। जब हीरों का बक्स और शाही सोने का ताज लाश के हाथों में आ गया तो डॉक्टर ने 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर सुर्ख बटन दबा दिया। लाश अजायब घर के अंदर खड़ी खड़ी गायब हो गई। दूसरी बार बटन दबाने से लाश डॉक्टर के कमरे में नमदार हो गई। इस बक्स और ताज को मेज पर रख दो और नीचे अपनी कोठरी में जाकर सो जाओ। लाश ने ऐसा ही किया। जब लाश जा चुकी तो डॉक्टर ने ट्रांसमीटर बंद करके अपनी जेब में रखा और बक्स खोलकर कीमती हीरे जवाहरात को देखने लगा। उसकी आंखें हीरों की चमक दमक से चकाचौंध हो गईं। इस तरह के अनमोल और कीमती हीरे उसने जिंदगी भर पहले कभी न देखे थे। ये बादशाहों के हीरे थे। सोने के ताज के वस्त में अंडे के बराबर एक सुर्ख लाल जड़ा हुआ था जिसमें से हजारों शुआएं बाहर निकल निकल कर कमरे में फैल रही थी। डॉक्टर ने दोनों चीजें उठाई और नीचे तहखाने में आ गया। वो इस नायाब खजाने को अपने हाथों किसी महफूज जगह रखना चाहता था। ये महफूज जगह किले के सबसे गहरे
और कदीम तहखाने की कोठली थी, जहां किसी गुलाम की कब्र भी थी जिसे डॉक्टर के आबाओ अजदाद ने खुफिया तौर पर कत्ल करके वहां दफन कर दिया था। डॉक्टर ने कब्र के पहलू से पत्थर की एक सिल परे हटाई और उसके अंदर खजाना रखकर सिल दोबारा अपनी जगह पर जड़ दी। इस काम से फारिग होकर वो ऊपर आया। कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब तरीन और आखिरी मार्का सर किया है। उसके लिए लाश का काम अपने मुल्क में खत्म हो चुका था। उसमें स्मगलरों को अगले रोज का वक्त दे रखा था। वो चाहता था कि जो ही वो माल स्मगलरों के हवाले करे, खुद हवाई जहाज का टिकट लेकर यूरोप को रवाना हो जाए। इस मकसद के लिए उसने तमाम कागजात मुकम्मल कर रखे थे। उसकी हवाई जहाज में सीट भी बुक थी। रात भर डॉक्टर खुशी से सो न सका और बिस्तर पर पहलू ही बदलता रहा। दिन चढ़ा तो वो उठकर तहखाने में गया और एक बार फिर हीरे जवाहरात और शाही ताज का जायजा लेने लगा। अजायब घर में हीरों और शाही ताज की चोरी और पहरेदार के कत्ल ने खौफ की एक लहर दौड़ा दी। पुलिस का सारा अमला वहां आन मौजूद हुआ। बहराम ने नए इंस्पेक्टर के साथ मिलकर चोर के हाथ पैरों के निशान देखे। चोर और कातिल वही पुरानी लाश थी। डॉक्टर अपने कमरे में स्मगलरों का इंतजार कर रहा था। दिन के 10 बज रहे थे। स्मगलरों ने 9:30 बजे का वक्त दे रखा था। जो जो वक्त गुजर रहा था, डॉक्टर परेशान हो रहा था। इससे पहले हमेशा स्मगलरों ने वक्त की पाबंदी की थी। वो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता और कभी बेचैनी से कमरे में टहलने लगता। इतने में नीचे कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर ने खिड़की में से देखा। दोनों स्मगलर ब्रीफकेस हाथों में लिए गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर ने इत्मीनान का सांस लिया और नीचे आकर बड़े कमरे में स्मगलरों का खैर मकदम किया। माफ कीजिएगा डॉक्टर, हमें देर हो गई। हवाई जहाज मौसम की खराबी की वजह से देर से पहुंचा। मैं तो बहुत फिक्रमंद हो गया था कि खुदा जाने क्या बात हो गई है। गोल सर और ड्राउनी मूंछों वाले स्मगलर ने पाइप सुलगा कर कहा, डॉक्टर, हमारे मामले में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम तो चलती तलवारों में भी पहुंच जाते हैं। ये कहिए कि माल तैयार है? बिल्कुल तैयार है, ऊपर तशरीफ ले आइए। दोनों हट्टे कट्टे स्मगलर डॉक्टर के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आकर बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं माल ला रहा हूं। मोटी गर्दन वाले स्मगलर ने घड़ी देखकर कहा, जरा जल्दी कीजिएगा, हम दूसरी फ्लाइट से ही वापस जाना चाहते हैं। हमारी सीटें बुक हो चुकी हैं। अभी आया। इतना कहकर डॉक्टर नीचे तहखाने में चला गया। उसके जाने के बाद दोनों स्मगलरों ने एक दूसरे को शरारत से देखा। एक ने कहा, आखिर ये शख्स इतनी नायाब चीजें अकेले कैसे चोरी कर लेता है? दूसरा स्मगलर बोला, मेरा ख्याल है इसके पास बड़े कारीगर डाकू काम कर रहे हैं। अकेले आदमी का ये काम भी नहीं हो सकता, और फिर इसके आदमी कत्ल भी कर डालते हैं। पहला स्मगलर मुझों पर हाथ फेर कर बोला, बहरहाल आज ये डॉक्टर भी क्या याद करेगा कि किस स्मगलर से वास्ता पड़ा था। पिस्तौल तुम्हारी जेब में है ना? मेरी जेब में ही है। तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? मेरे पास है, ये देखो। दूसरे स्मगलर ने जेब से ऑटोमेटिक जर्मन पिस्तौल निकालकर हवा में लहराया और दोबारा जेब में रख लिया। इतने में डॉक्टर फैसल हीरे जवाहरात का बक्स और सोने का शाही ताज लेकर कमरे में दाखिल हुआ। स्मगलरों ने उठकर बक्स उसके हाथ से ले लिया। वो ताज को बड़ी हैरत और मुसरत से तकने लगे। मेरे खुदा, ये तो बड़ा तारीखी ताज है। डॉक्टर फैसल ने फखरिया अंदाज में गर्दन उठाकर कहा, जनाब, आपको मेरे हाथ से ऐसी अनमोल चीजें मिला करेंगी। दोनों स्मगलर हीरे जवाहरात का जायजा लेते हुए आपस में मुश्तबा नजरों का भी तबादला करने लगे। उन्हें हरगिज यकीन नहीं था कि उन्हें इस कदर नायाब, तारीखी और अनमोल खजाना हाथ लगेगा। वो लोग सोफे पर बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे पहले वाले जवाहरात के बदले सोना बैंक में जमा करवा दिया था। मैंने फोन करके तस्दीक कर ली थी। एक स्मगलर ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर, हम बड़े ईमानदार स्मगलर हैं। आपको कभी हमसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। दूसरा स्मगलर कहने लगा, अगर हम धोखेबाजी करने लगे तो हमारा कारोबार एक रोज भी न चले। ये कारोबारी दयानतदारी ही तो है जिसके भरोसे आज ही हम लाखों में खेल रहे हैं। डॉक्टर ने बक्स पर हाथ रखते हुए कहा, यह बताइए कि इन जवाहरात और शाही ताज की रकम कब तक मेरे हिसाब में बैंक में जमा करवा दी जाएगी? हम जल्द से जल्द सोना जमा करवाने की कोशिश करेंगे, मगर आपको इतनी जल्दी क्या है? डॉक्टर ने कहा, असल में मैं चाहता हूं कि यूरोप जाकर अपना एक अस्पताल बनाऊं और बाकी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत करते बसर करूं। बड़ा नेक ख्याल है, मगर डॉक्टर, आपकी गर्दन पर जो बेगुनाह इंसानों का खून है उसका क्या करेंगे? डॉक्टर को इन स्मगलरों से इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। उसने ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब है आपका? मोटी गर्दन वाले स्मगलर ने जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अब आपको भी कुछ नुकसान उठाना चाहिए। डॉक्टर ने दूसरे स्मगलर की तरफ देखा। वो भी पिस्तौल जेब से निकाल चुका था। उसने घबराकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाएं और आराम करें, बस। स्मगलर ने पिस्तौल दिखाकर डॉक्टर को बिस्तर पर लिटा दिया
اور خود جواہرات کا بکس اور سونے کا شاہی تاج بغل میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے باہر سے دروازے پر تالا لگا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس بڑا تھوڑا وقت تھا۔ اس نے بستر کے نیچے سے ٹرانسمیٹر نکال کر لاش کو حکم دیا، فوراً باہر نکل کر قلعے میں موجود دونوں اسمگلروں کو پکڑ لو، جلدی جلدی جلدی۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بڑھا دی اور بٹن دبا دیا۔ لاش کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر تقریباً بھاگتی ہوئی راہداری سے ہو کر نیچے بڑے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت دونوں ہٹے کٹے اسمگلر جواہرات کا بکس اور سونے کا تاج بغل میں دبائے ہنستے مسکراتے خوشی خوشی باتیں کرتے بڑے کمرے میں آنے والی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ بڑے کمرے میں دروازے کے آگے قاتل لاش ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی دونوں اسمگلر ہنستے مسکراتے اپنی کامیابی پر خوش و خرم بڑے دروازے کی طرف بڑھے، سامنے لاش دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ دونوں کے دونوں سامنے ایک دیو پیکر بہت بڑے لاش نما انسان کو دیکھ کر دم بخود ہو کر رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اسمگلر نے حیرانی سے پوچھا۔ لاش نے اب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اسمگلروں نے اپنے اپنے پستول تان لیے۔ گولی چلاؤ، گولی چلاؤ۔ دونوں اسمگلروں نے لاش پر پستول سے فائر کرنے شروع کر دیے۔ 1 2 3 4 5 6 فائر کیے، مگر لاش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسمگلروں کا دماغ چکرا گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، گولیاں کھا کر بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ اتنے میں لاش نے ایک اسمگلر کو پکڑ لیا۔ دوسرا بھاگنے لگا تو لاش نے دوسرے ہاتھ سے لپک کر اس کو بھی اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ دونوں اسمگلر 2 مریل چوہوں کی طرح لاش کے ہاتھوں میں لٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے وائرلیس پر حکم دیا، دونوں اسمگلروں کو اس طرح ہلاک کرو کہ خون نہ نکلے اور پھر انہیں تہخانے میں لے جا کر زمین میں دفن کر دو۔ لاش نے دونوں اسمگلروں کو زمین پر لٹایا اور ان کی گردنوں پر اپنے ہاتھی جیسے بھری بھرکم پاؤں رکھ دیے۔ اسمگلروں کی چیخیں نکل گئیں، اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور وہ دم گھٹنے سے مر گئے۔ لاش نے دونوں اسمگلروں کے مردہ جسم اٹھائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر والی منزل سے گزر کر وہ دوسری جانب کے زینے سے اتر کر تہخانے میں آئی اور ایک کوٹڑی کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ اس کوٹڑی میں اس نے زمین کھود کر دونوں اسمگلروں کو دفن کر دیا اور پھر ڈاکٹر کے حکم کے مطابق اپنی کوٹڑی میں جا کر لیٹ گئی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسمگلروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ڈاکٹر نیچے کمرے میں آیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا ہیروں کا بکس اور سونے کا شاہی تاج اٹھایا اور تہخانے میں جا کر اسے سب سے خفیہ کوٹڑی میں چھپا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو تھک کر چور ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس نے لڑائی میں بالکل حصہ نہیں لیا تھا، مگر اس کے اعصاب تھک گئے تھے۔ اسے ہرگز یقین نہیں تھا کہ اسمگلر اچانک اس پر حملہ کر دیں گے اور اسے خزانے سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کے پاس لاش نہ ہوتی تو وہ زندگی کے سب سے قیمتی سرمایے سے محروم ہو جاتا۔ اب ڈاکٹر کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر ہوائی کمپنی کے دفتر میں آ گیا۔ اس نے معلوم کیا اسی روز رات 12 بجے کی فلائٹ میں اس کی سیٹ ریزرو ہو چکی تھی۔ اس نے فرینکفرٹ کا ٹکٹ خرید کر جیب میں ڈالا اور واپس اپنے قلعے میں آ گیا۔ جس قلعے میں اس کے آباء و اجداد رہتے آئے تھے، آج وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو ایک ایسی ڈگری پر فٹ کر دیا جس کی بنا پر وہ لاش کو قلعے میں غائب کر کے دوبارہ فرینکفرٹ میں زندہ کر سکتا تھا۔ اس نے بڑا اٹیچی کیس نکالا اور اس میں اپنے کپڑے اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کی چیزیں رکھنے لگا۔ بکس تیار کر کے اس نے دوسرے بکس کو کرنسی نوٹوں سے بھر لیا۔ باقی کرنسی نوٹ اس نے کوٹلی میں ہی رہنے دیے۔ اس کا خیال تھا کہ 2-4 برس کے بعد جب لوگ لاش کے واقعات کو بھول چکے ہوں گے تو وہ واپس اسی قلعے میں آ جائے گا اور باقی زندگی عیش و آرام سے بسر کرے گا۔ شام تک اس نے سارا سامان تیار کر لیا تھا۔ اس نے شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں جا کر شام کا کھانا کھایا اور واپس قلعے میں آ کر رات کے 11 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات 11 بجے ہی لاش کو غائب کر کے قلعے سے نکل جائے اور باقی کا 1 گھنٹہ ہوائی اڈے پر جا کر بسر کرے تاکہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر سکے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بہرام نے اپنے پروگرام پر عمل شروع کر دیا تھا۔ شروع رات ہی میں وہ پرانے قلعے میں داخل ہو چکا تھا۔ جس وقت ڈاکٹر گاڑی میں سوار ہو کر کھانا کھانے گھر سے نکلا تھا تو بہرام درختوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو گاڑی میں سوار ہو کر جاتے دیکھا تو بے حد خوش ہوا۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ درختوں سے نکل کر قلعے کی طرف آ گیا۔ بڑا گیٹ بند تھا۔ اس نے پہلو والی کھڑکیوں کی طرف جا کر ایک کھڑکی کا پٹ اوپر کو کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے ڈاکٹر کے کمرے کی تلاشی لی۔ ایک الماری کے نچلے خانے میں سے اسے ڈاکٹر کی وہ خفیہ ڈائری مل گئی جس میں ڈاکٹر نے لاش کی تخلیق سے لے کر گورکن اور ڈاکٹر ارشد کے قتل کے بارے میں صاف صاف لکھا تھا۔ بہرام خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈاکٹر کو قاتل ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اسے اور کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا۔ اب وہ جس وقت چاہے ڈاکٹر کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر سکتا تھا، مگر سب سے پہلے لاش کو قید کرنے کی ضرورت تھی۔ جب تک لاش ڈاکٹر کے قبضے میں تھی اس وقت تک اسے گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
کیونکہ اپنے خفیہ اشاروں کی مدد سے جب چاہے ڈاکٹر لاش کی مدد سے فرار ہو سکتا تھا یا جس کسی کو چاہے قتل کروا سکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قلعے میں لاش کو تلاش کر کے اسے جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ سراغ رساں بہرام اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ لاش صرف آگ کی مدد سے ہی تباہ کی جا سکتی ہے۔ آگ کے سوا اسے دنیا کی کوئی شے ہلاک نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے لیے وہ پیٹرول کی ایک بوتل اپنے بڑے کوٹ کی جیب میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کی خفیہ ڈائری جیب میں محفوظ کر لینے کے بعد بہرام اس کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک ایک کمرے میں جا کر اس نے چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر اسے وہ مشین کہیں نہ ملی جس کی مدد سے ڈاکٹر لاش کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ مشین کے بجائے اسے لاش تلاش کرنی چاہیے۔ اگر مشین نہیں ملتی تو لاش کو تباہ کر دینا ہوگا۔ اس صورت میں مشین خود بخود ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر نیچے تہخانے میں نکل گیا۔ اس وقت ڈاکٹر کھانا کھا کر واپس آ گیا تھا اور کمرے میں بیٹھا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہیرے جواہرات اور سونے کے تاج کا بکس تہخانے میں دفن کر دیا تھا، ورنہ وہ بھی بہرام کے ہاتھ لگ جاتا۔ بہرام نے گھوم پھر کر تہخانے کی ایک ایک کوٹلی کی تلاشی لی، مگر اسے لاش کہیں نظر نہ آئی۔ اسے ایئرپورٹ والوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر رات 11 بجے کی فلائٹ سے یورپ کو فرار ہو رہا ہے۔ وہ 11 بجے رات سے پہلے لاش کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اچانک بہرام نے ایک دیوار کے پتھروں میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا گول بٹن دیکھا۔ اس نے بٹن کو ہاتھ سے دبا دیا۔ بٹن کا دبنا تھا کہ دیوار شک ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بالکل سامنے دیو ہیکل لاش زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اس خیال سے کہ کہیں لاش اس پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ اس سے پہلے وہ لاش کی ہلاکت خیزیاں اور تباہ کاریاں دیکھ چکا تھا۔ مگر جب لاش نے کوئی حرکت نہ کی تو وہ سمجھ گیا کہ لاش کنٹرول کے بغیر بے بس ہے۔ اب موقع کو ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ذرا آگے بڑھ کر پاؤں سے لاش کو ٹھوکر ماری۔ لاش اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی، وہ ایک پتھر کا بت معلوم ہو رہی تھی۔ سراغ رساں بہرام نے جلدی سے کوٹ کی جیب میں سے پیٹرول کی بوتل نکال کر سارا پیٹرول لیٹی ہوئی لاش کے اوپر چھڑک دیا۔ پھر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے دیا سلائی جلا کر لاش کے اوپر پھینک دی۔ ایک شعلہ بلند ہوا اور لاش نے جلنا شروع کر دیا۔ کمال یہ تھا کہ لاش کا سارا جسم جل کر راکھ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ بہرام نے جلدی سے بٹن دبا کر پتھر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اوپر ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ ڈاکٹر کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں ڈائری تلاش کر رہا تھا۔ اسے خفیہ ڈائری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے کمرے کی تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، مگر ڈائری نہ ملی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ڈائری کون لے گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور بہرام پستول تانے اندر داخل ہو کر بولا، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو ڈاکٹر، تم پولیس کی حراست میں ہو۔ ڈاکٹر نے چونک کر بہرام کو دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے ہی ڈالے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا، مگر لاش تو کوٹلی میں دھڑا دھڑ جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر باہر نکال کر چیخ کر کہا، قاتل لاش اوپر آ کر بہرام کو ہلاک کر دو۔ بہرام نے کہکا لگایا، ڈاکٹر تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، تمہاری بنائی ہوئی قاتل لاش اس وقت تہخانے میں جل کر راکھ ہو چکی ہے، اب تم پھانسی کے پھندے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈاکٹر معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے لپک کر کھڑکی میں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اتفاق سے وہ جھاڑیوں پر گرا اور چوٹ سے بچ گیا۔ فوراً اٹھ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوائی جہاز اڑنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ بہرام بھی بڑی تیزی سے نیچے آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈاکٹر کا تعاقب شروع کر دیا، مگر ڈاکٹر بہت دور نکل چکا تھا۔ اس وقت وہ ہوائی اڈے پر جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ بڑا بے چین تھا اور بار بار مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں بہرام تو نہیں آ گیا۔ سراغ رساں بہرام ابھی آدھے راستے میں تھا کہ 11 بجنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز کے اڑنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ سامنے سے ایک جیپ آ کر اس کے پاس رک گئی۔ جیپ میں نیا پولیس انسپیکٹر مسٹر ولسن بیٹھا تھا۔ جیپ میں وائرلیس فون لگا تھا۔ بہرام اچھل کر جیپ میں آیا اور وائرلیس فون اٹھا کر ایئرپورٹ والوں سے کہا، میں پولیس انسپیکٹر بول رہا ہوں، 11 بجے کی فرینکفرٹ کی فلائٹ روک دو، ایک مفرور قاتل اس میں بیٹھا ہے، پولیس پہنچ رہی ہے۔ جس وقت بہرام انسپیکٹر کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا، پولیس کی بھاری تعداد نے ہوائی جہاز کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جہاز میں ڈاکٹر فیصل اپنی سیٹ پر سہما ہوا بیٹھا تھا۔ بہرام پولیس انسپیکٹر کے ساتھ ہتھکڑی لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر پر کتنے ہی لوگوں کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ اس کی اپنی ڈائری عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے اسے موت کی سزا دی۔ اس کی رحم کی درخواست بھی نامنظور کر دی گئی۔ 3 ماہ بعد ایک رات پچھلے پیر جلاد ڈاکٹر فیصل کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے اس کے گلے میں رسا ڈال رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ برائی کے راستے پر نہ چلتا اور نیک دل ڈاکٹر بن کر زندہ رہتا تو آج پھانسی کے تختے پر کھڑا نہ ہوتا، بلکہ ایک عزت دار شہری ہوتا اور لوگ اس کی عزت کیا کرتے۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا
اور اسے اس کے شیطانی گناہوں کی سزا ملنے والی تھی۔ جلاد نے اشارہ پا کر ہتھی کھینچ دی اور ڈاکٹر فیصل کی لاش کنویں میں لٹکی تڑپ رہی تھی۔ کاش وہ شیطان کی راہ پر چلنے کے بجائے دوسرے ڈاکٹروں کی طرح ایک ایماندار، دکھی لوگوں کا ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر بن کر نیک زندگی بسر کرتا اور لوگ اسے اچھے نام سے یاد کرتے۔ آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ لاش کی آگ نے سارے قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس آگ میں لاش کے ساتھ ساتھ سارا قلعے میں دفن کرنسی نوٹ اور ہیرے جواہرات اور شاہی تاج بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ دوستو، یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا دوسرا سلسلہ اسی چینل پر جلد پیش کیا جائے گا۔ نیچے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔